अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। अदलिया के पर काटने वाली पार्लियामेंट भी बज़ाहिर अपनी टांगों पे नहीं खड़ी रही। आज चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो प्रोडक्शन ऑर्डर था पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी के हवाले से उस पर अमल नहीं किया गया। वज़ीर कानून ने सेनेट के फ्लोर पे खड़े होकर यह ऐलान किया कि चेयरमैन सेनेट के प्रोडक्शन ऑर्डर को अब मुज़ाकराती कमेटी जो है वो दोनों हुकूमत और अपोजिशन की उसमें रखा जाएगा। हालांकि ये एक पार्लियामेंट का हुक्म है, अपर हाउस का हुक्म है, मगर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ अपनी ही तशरीह लेकर बैठे हैं। दूसरी तरफ आज ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से भी एक नया कानूनी महाज खोल दिया है। अपने एक हुक्म में उन्होंने कहा है, इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट तलाश करेगी कि आया तमाम आइनी और कानूनी सवालात और मामलात क्या सिर्फ आइनी बेंच के सामने जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट भी इन मामलात का जवाब देने का अख्तियार रखती है। और अल-कादिर ट्रस्ट केस के फैसले के हवाले से भी मामलात अभी तक लटके हुए हैं। आज जज साहब ने भी तहरीरी तौर पे कुछ वजाहत पेश की है। इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। हमारे स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है फैसल चौधरी एडवोकेट, पीटीआई के कानूनी टीम के अहम रुकन हैं, रहनुमा हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब जावेद नूर, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पार्लियामेंट की गैलरी से एक तवील अरसे से पार्लियामेंट की कार्रवाई को रिपोर्ट कर रहे हैं। हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है सैयद कौसर काज़मी ने, तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के। बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का। जावेद नूर साहब, सबसे पहले तो हम पार्लियामेंट से ही बात का आगाज़ करेंगे। ये चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने एक किताब लिखी थी, चाहे यूसुफ से सदा, और उसमें बड़ा एक फखरिया दावा किया था कि मैंने बेनज़ीर भुट्टो से इख्तिलाफात मोल लिए जब शेख रशीद के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। तो ये क्या हुआ? आज वज़ीर कानून ने खड़े होकर तो कह दिया कि मामला मुज़ाकराती कमेटी देखेगी। जी हाँ, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये पार्लियामान में ये हक हासिल है ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी को कि वो किसी ऐसी शख्स जो गिरफ्तार हों, रुकने पार्लियामान हों, उनको पार्लियामेंट में लाने के लिए प्रोडक्शन आर्डर जारी किए जाएँ। तो इसमें हमने देखा कि माजी में आप देखें तो हमेशा जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं और चेयरमैन सेनेट हैं उन्होंने ये इख्तियारात इस्तेमाल किए, और माजी में शहबाज शरीफ हों या ख्वाजा आसाद रफ़ीक हों या दीगर शख्सियात हैं, और तवील फहरिस्त है कि हमेशा प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद हुआ। लेकिन आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह रहे थे कि असद कैसर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करते थे। जी हाँ, कुछ इस तरह की मिसालें जो आई तो जाहिर है कि जहाँ आप देखें कि अगर इस तरह की कोई मिसाल है तो जो कोई ओहदेदार है, चाहे वो चेयरमैन सेनेट हो या वो कौमी असम्बली के जो है वो एक अहम ओहदे पर फाइज हों, और उस तमाम सूरत हाल में वो हलफ उठाने के बाद अगर ऐसा काम करते हैं, जाहिर है कि उनके लिए तमाम लोग यकसा हैं, तमाम अरकान यकसा हैं। तो ये इस तरह का रवैया अपने हलफ से वफादारी नहीं होगी। लेकिन यहाँ जो हमने देखा कि सेनेटर एजाज चौधरी जो हैं, तीसरी मरतबा उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए, 20 माह उन्हें हो गए हैं कैद में, और 20 माह की कैद में 3 मरतबा प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए, अमल दरामद नहीं हुआ। पहली मरतबा मई 2023 में राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए थे, वो स्पीकर थे कौमी असम्बली के। फिर मार्च 2024 को कायम मकाम चेयरमैन मिर्ज़ा आफरीदी ने उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए, किए, अमल दरामद नहीं हुआ। और फिर जनवरी 2025 यानी कल जो है यूसुफ रज़ा गिलानी ने बतौर चेयरमैन सेनेट उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए, लेकिन फिर अमल दरामद नहीं हुआ। और आज उनका एक ख़त भी, मुबैना ख़त भी जो है वो भी सामने आया है सेनेटर एजाज चौधरी का, और इसमें उनका ये कहना है कि इस्लामाबाद से उन्हें लेने के लिए अमला आया, लेकिन कोर्ट लखपत जेल में कहा यह गया उनके मुताबिक कि जो सूबाई हुकूमत उन्होंने कहा कि उसकी हिदायत पर उस अमले को जो है वापस कर दिया गया, और तीसरी मरतबा प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो जाहिर है कि ये पार्लियामान को कमज़ोर करने की सूरत हाल है, कमज़ोर करने की बात है। और अगर चेयरमैन सेनेट जो है अपने अहकामात पर अमल दरामद नहीं कराते तो जाहिर की बहुत बड़ी सवालिया निशान। ठीक है जावेद नूर साहब, वज़ीर कानून ने जो सेनेट के फ्लोर पे बात की चेयरमैन सेनेट के इस प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से, बड़ी हैरान कुन बात थी, हम चाहेंगे वो भी सुन ले जरा। प्रोडक्शन ऑर्डर की उसमें मैं ये इस्तदा करूंगा कि आपने अच्छा किया, ऑर्डर जारी किया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को बवजूद नहीं किया गया उसको इम्प्लीमेंट, और रीजंस दी गई हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि ऑपोजिशन को जो मुज़ाकराती कमेटी है ये मैटर उसमें टेकअप किया जाए। इसी तरह के दीगर मामलात भी वहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं, उसका कोई बेहतर हल निकल आएगा। चेयरमैन सेनेट के प्रोडक्शन ऑर्डर को मुज़ाकराती कमेटी में पेश किया जाए, ये वज़ीर कानून कह रहे हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब।
जनाब सैयद कौसर काज़मी साहब, आप पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कह रहे हैं बावजूद, वो वजूह क्या हैं, वो वजूहात क्या हैं, क्या आप बता सकते हैं सूबाई हुकूमत ने क्यों मना किया चेयरमैन सेनेट के ऑर्डर्स पर तामील से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मतियुल्लाह जान साहब, अभी तो मुबैना खत के हवाले से बात की जा रही है। ये भी कंफर्म नहीं है कि वो खत उन्होंने तहरीर किया है या उसी तरह जिस तरह बाकी चीजें सोशल मीडिया की जीनत बन जाती हैं, शायद ये भी उनमें से कोई एक हो। बिल्कुल जो प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हुआ है जी, उनको रिलीज किया जाना चाहिए अभी तक, क्योंकि ये मालूमात कोई मुसद्दका ना मुझे मुयस्सर आई है, ना बाहर निकली है, ना मीडिया तक उनको रसाई अभी मिली है। जब ये चीजें वाज़ेह हो जाएंगी तो जरूर इस पे बात होगी। जिस तरह आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा है, क्योंकि अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी होते हैं और उसके बाद भी एक बंदा रिलीज नहीं होता कोर्ट लखपत जेल से, तो यकीनन फिर जेलर बड़ा तकड़ा है। ठीक है ना जी, जेलर यकीनन तकड़ा हो सकता है। कौन से जेलर की बात कर रहे हैं आप? कोट लखपत जेल के जेलर की बात कर रहे हैं या कौशल साहब आप पाकिस्तान के जेलर की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं कोट लखपत के जेलर की बात कर रहा हूं, क्योंकि कोट लखपत में जेलर हमेशा बड़ा मजबूत हुआ है। आप माजी में देख लेना, वो ये आप कह रही है मजबूत है, ये मजबूत है या उसने हुक्म अदूली की है पार्लियामेंट की? ये कौन सी मजबूती है? कह रहा हूं ना जी, मैं तकड़ा इसीलिए कह रहा हूं ना, तकड़ा इसीलिए कह रहा हूं कि कोई बड़ा तकड़ा होगा जिसने सेनेट के चेयरमैन साहब का जो हुक्म अदूली कर दी और प्रोटेक्शन ऑर्डर के बावजूद बंदा रिलीज नहीं किया, तफसीलात आने तक और ये मुबैना खत को तो क्या पंजाब हुकूमत ने पंजाब हुकूमत ने कोई इसकी इंक्वायरी का ऑर्डर किया है कोट लखपत जेल के जेलर के खिलाफ? अभी तक तो कोई बात है, हमें तो ये भी नहीं पता कोई लेने गया था बंदा। अच्छा, सूबाई हुकूमत को पता ही नहीं है कि इस्लामाबाद से पुलिस गई है कोट लखपत जेल और आपको पता ही नहीं है आपके सूबे में क्या हो रहा है? अभी जब मुबैना चीजें मुसद्दका हो जाएंगी तो फिर तफसील से इस पे कमेंट किया जा सकता है मतियुल्लाह जान साहब। अभी तो इस पे देखें, इस पे कम से कम मैं तो कोई कमेंट करने की पोजीशन में नहीं हूँ। जेलर के तकड़ा होने के हवाले से माजी के कई हवाले में दे सकता हूँ जिसमें जेलर बड़े तकड़े नजर आए हैं, तो हो सकता है उनमें से कोई है कोई। अच्छा कौशल साहब, ये बताएं कि फरोग नसीम साहब तो पीटीआई के वजीर नहीं थे, वो जिसके वजीर थे वो सबको बताया। ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी नून लीग के नहीं है? भाई क्यों नहीं है, आपको किसने कह दिया? तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं कि यह मामला मुज़ाकराती कमेटी में जाना चाहिए। इसका मतलब है आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कोट लखपत जेल के हुक्म, जेलर के हुक्म को? पार्लियामान के अंदर उनको एक खबर मिलती है जिसके हवाले से ना कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, ना कोई उनको खबर है, तो उसको फौरी रद्द अमल के तौर पे उन्होंने जरूर ये कह दिया कि मुज़ाकराती कमेटी में ये मामला उठाया जा सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जब मुबैना चीजें मुसद्दका होंगी तो फिर उस पर कमेंट हो सकता है। जी फैसल चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे? एजाज चौधरी साहब 9 मई के केसेस में कितना अरसा हो गया वो जेल में? और कितने? 20 महीने हो चुके हैं। तो कैसे देखते हैं आप पार्लियामेंट के इस प्रोडक्शन ऑर्डर को और उसकी हुकूमतुली को? मतियुल्लाह जान, इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, आइन नहीं है, बुनियादी हकूक मुअत्तल हैं, अदालतें बेबस हैं और जेलर वज़ीर आला से तगड़े हैं और जेलर चेयरमैन सेनेट को जो है वो कू करके उन्होंने कहा जी पन्नासो। और मैं ये भी आपको बता दूँ, इनकी इंक्वायरी इनिशिएट करने की बात करते हैं, ये करके दिखाएं, इनकी इंक्वायरी इनिशिएट हो जाएगी। अच्छा। और ये शाह साहब अभी हंस रहे हैं, उन्हें जब पे आएंगे तो देखिएगा ये हालांकि ये हंसने का मुकाम नहीं, हंसने का नहीं, ये शर्मिंदगी का मुकाम है। शाह जी को थोड़ा बाद रियलाइज होगा। ये फिर लंदन जाकर होते हैं, फिर इधर होते भी नहीं है। नहीं, मैं नहीं जाता। नहीं शाह जी, तुसी भी जाओगे अपना बड़े जान कर, तो तुसी तो क्या करना। तो गुजारिश ये है कि जेलर आपकी पूरी तैयारियां हैं, मामला तय हो गए, गल हो गई है? नहीं, साडी गल तो कर हुई है या नहीं हुई है, इन्हां दी आई निकली है कल। तो बात यह है कि ऑन द सीरियस नोट, अगर सेनेट जो है बतौर हाउस उसमें रत्ती भर भी कोई लफ्ज़ में सख्त नहीं इस्तेमाल करता कि अपनी इज्जत की परवाह है, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट है, वक़ार की, अपने इदारे की वक़ार की। मैं समझता हूँ कि यूसुफ ज़गलानी साहब इस मसले में पीछे नहीं रहेंगे। वज़ीर कानून ने उनको वो भाव दिखाया है, मुज़ाकराती कमेटी बेसिकली मुज़ाकराती कमेटी के पीछे वाले भाव दिखाए उन्होंने, क्योंकि ऐसा नहीं किया। वज़ीर कानून ने आज सिंपल वर्ड में चेयरमैन सेनेट को बताया कि साडा काम नहीं जे, साढ़े ते ना आना,
तो वो मुज़ाकराती कमेटी में ही सब कुछ डिसाइड होगा। तो मेहरबानी करें मुज़ाकराती कमेटी में। फैसल चौधरी साहब देखें, लेकिन आप आज मौजूदा हुकूमत को या पार्लियामेंट को तो गैरत दिला रहे हैं, लेकिन जब आपकी हुकूमत थी, सादिक संजरानी साहब चेयरमैन थे, खुफिया कैमरे निकले थे, तो क्या किया था आपने? बिल्कुल काबिल मजम्मत बात है। नहीं, मजम्मत अभी बैठ के करने वाली बात नहीं है। आप माने कि आप लोग भी बुज़दिल थे, ये लोग भी बुज़दिल हैं। मैं कि 1.5 साल पीछे नहीं, आप मानते हैं कि वो भी बुज़दिली थी और गलत बात थी। मैं आपको देखिए, यही तो बात कर रहा हूँ मैं। इसमें कौन सी बात है कि वो अगर बुज़दिली कोई गलत काम करे तो मैं कौन सा मुशीर पंजाब हुकूमत हो कि मैं उस पर भी अपना पर्दे डालूंगा? तो फिर आप गलत है। हैरान तो नहीं होना चाहिए। नहीं, हैरान क्या बात, मैंने आपको कहा कि इस मुल्क में ना आईन है, ना कानून है, ना शहरी हकूक है, ना बुनियादी हकूक है, अदलिया नहीं है, मीडिया जो है वो अपना आज़ाद नहीं है। ठीक है, तो इस मामले पे आप देखें ना, आप कब्रिस्तान में बैठ के जिंदों की बातें करते हैं। भाई यहाँ पे हकूक दफन हो गए हैं। यहाँ पे लोगों को 9 मई में सिर्फ वो लोग कसूरवार हैं जो कि पीटीआई को नहीं छोड़ा, जिन्होंने छोड़ा चले उस पर भी आते हैं, वो घोड़े पे बैठ के चले गए। जावेद नूर साहब, पार्लियामेंट में पहले भी वाकयात हुए, खुफिया कैमरों के मामले पे क्या इंक्वायरी हुई? फिर अयाज सादिक साहब ने कहा मैं इस्तीफे पे सोचूंगा, क्योंकि पार्लियामेंट में घुस के इस्लामाबाद पुलिस ने पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तार किया। क्या हुआ इन दोनों वाकयात के? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, बल्कि 3 वाकया एक और भी कि एक तो जब सेनेट के इंतखाबात हो रहे थे और उस मौके पर जब कैमरा निकले, किस तरह से वहाँ तक कैमरे पहुँचे, इतने हसास मामला, ज़ाहिर है कितनी सिक्योरिटी पार्लियामेंट में है, और उसके बावजूद फिर जब कैमरे वहाँ पर निकल आए और ऐवान बाला के इंतखाब के लिए अगर शफाफ इंतखाबात, ज़ाहिर है कि कैमरे लगेंगे तो शफाफियत नहीं रहेगी, और उस पर फिर इंक्वायरी कमेटी बनी और रिपोर्ट आने की बात हुई, लेकिन उस पर कोई पेशरफ्त, कोई इजलास, कोई कुछ उसमें नहीं हुआ, अब तक कोई मामला नहीं आया। फिर उसके बाद जो मौजूदा स्पीकर हैं अयाज सादिक साहब, इन्होंने एक और मामला था कि इन्होंने कहा कि जो साबिक जो स्पीकर थे कौमी असम्बली के गुज़िश्ता टेन्योर में उन्होंने भर्तियां की, तो उस पर भी इंक्वायरी की बात की गई कि गैर ज़रूरी भर्तियां की गई, मयार का ख्याल या मेरिट का ख्याल नहीं रखा गया, उस पर भी कोई पेशरफ सामने नहीं आई। और फिर पार्लियामेंट पर जो सरकारी एहलकार जो है उन्होंने धावा बोला और फिर एक सारा सिलसिला सबके सामने आया। इस पर भी उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हमने पार्लियामेंट की तौक़ीर और इज़्ज़त को खुद बहाल करना है और इस पर हम कोई टॉलरेंस जो है वो नहीं होगी, कोई बर्दाश्त जो है हम नहीं करेंगे इस तरह के मामले को, ताकि मुस्तक़बिल में ऐसी चीज़ें ना दोहराई जाएँ। लेकिन वो बातें महज बातें ही रहीं और ऐवान के फोरम पे ये सारी बातें हुई, उन्होंने सारे बयान जारी किए, लेकिन उस पर भी अब तक कोई पेशा सामने नहीं आया और उसका तस्करा ही कहीं नहीं है। इन सारे वाकयात का कहीं तस्करा नहीं हुआ। और रज़ा रब्बानी साहब के दौर में सेनेटर नुमान वजीर के साथ जो फौजी एहलकारों का मामला हुआ था, उस पर भी क्या एक्शन हुआ था? उसमें आर्मी चीफ से बात हो गई थी और पूरी सेनेट ने तालियां बजाई थी। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं जिसमें हमने देखा कि पार्लियामेंट जो है उसने अपनी तौक़ीर को कम किया है। ज़ाहिर है कि ऐवान बाला है, ऐवान ज़ेरी है, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, और आप देखें कि जहाँ मौजूदा चेयरमैन जो है वो साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, वो कानून भी जानते हैं, आइन जानते हैं, वो बड़े बरसों से, दहाइयों से पार्लियामेंट में मौजूद हैं और अब उन्हें चेयरमैन सेनेट का मनसब है। तो इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं जो हमेशा आइन और कानून की पासदारी की बात करती रही हैं और हम कानून साजी में शरीक रही, लेकिन यहाँ पर अपने फैसलों पर वो अमल दरामद कराने में नाकाम रही हैं। चलें कौसर साहब, में आखिर क्विक क्वेश्चन, जो खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उनके दाएं जानब वज़ीर आला, बाएं जानब गवर्नर, तो क्या पंजाब में भी कोई ऐसी ब्रीफिंग या ऐसा ही कोई तकरीब रखने का प्रोग्राम है आपको या रखेंगे? देखिए जी, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन अभी शेड्यूल में है नहीं। बिल्कुल होनी चाहिए, बट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मरियम नवाज दाएं जानब होंगी और गवर्नर जो हैं वो पीपल पार्टी को बाएं जानब बैठे होंगे इसी तरह, और आर्मी चीफ खिताब करेंगे। मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क की सलामती के लिए, जहाँ पे सिक्योरिटीज के इश्यू होंगे, अगर ऐसी तादाद मीटिंग भी होनी है तो जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। बस जरा कुर्सियों की तरतीब बेहतर कर लीजिएगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम बात करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह के उस हुक्म की जिसने 26वीं आईनी तरमीम का मामला बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा दिया है। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर ने। फैसल चौधरी साहब, आपकी इमरान खान से मुलाकात हुई, मगर मैं चाहता हूं कि उस मुलाकात को हम अगले सेगमेंट में डिस्कस करते हैं। पहले थोड़ा सा साकिब बशीर से जान लें कि आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़ा हुक्म दिया है, वो 26वीं आईनी तरमीम जिसके हवाले से बहुत सी आईनी दरख्वास्तें अभी पेंडिंग हैं और समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक कस्टम्स ड्यूटी का कोई केस था कस्टम्स एक्ट के हवाले से, उसके अंदर
पर यह सवाल उठा दिया है कि आइनी मामलात जो हैं वो सिर्फ आइनी बेंच कैसे सुन सकता है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार है बुनियादी इनहेरेंटली। तो इस सवाल का जवाब वो 16 जनवरी के लिए उन्होंने समाअत मुकर्रर की है। ये मामला था क्या और इसका क्या मतलब क्या ले सकते हैं हम? इसमें 191 जो है वो 26वीं तरमीम में जो ऐड किया गया है कि और 26वीं तरमीम में जो आइनी मामलात जितने भी हैं वो आइनी बेंच के पास जाने हैं और रेगुलर बेंच रूटीन के जो केसेस सुन रहे हैं। अब जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उनकी ड्यूरिंग प्रोसीडिंग भी ये मामला सामने आया और ऑर्डर जो है उसमें भी ये आया कि इख्तियार क्या वापस लिया जा सकता है बेंच से या सुप्रीम कोर्ट से कोई इख्तियार वापस लिया जा सकता है। वो तो आइन में ममानत है, उसकी आइन में ममानत है, उसके इख्तियार कम नहीं किए जा सकते। जी, पहले तो ये होता था कि हम देखते थे कि केसेस जो है वो आइनी बेंच के पास चले गए, रेगुलर केसेस जो रेगुलर बेंच के पास आ गए। अब इनके पास ये केस आया है और फर्स्ट टाइम जुडिशियल साइड पे 26वीं तरमीम के रिलेटेड एक मामला जो देखा जा रहा है, मतलब 21 अक्टूबर के बाद फर्स्ट टाइम। और दूसरी जानिब जो 26वीं तरमीम के खिलाफ 2 दर्जन से ज़्यादा दरखास्तें मुकर्रर नहीं हो रही, तो अब इस पे मुआवनत उन्होंने मांगी है कि हम इस केस को सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते, हम इस पे जुडिशियल ऑर्डर पास करेंगे। अब जुडिशियल ऑर्डर इस पे पास होगा, पहले तो ये एक रूटीन की बात होती थी। तो जुडिशियल ऑर्डर 16 जनवरी के लिए उन्होंने कहा कि असिस्ट करें इस पे कि क्या आप कोर्ट जो है वो क्या करे, क्या कर सकती है। तो बज़ाहिर तो मुझे ऐसे लगता है कि ये पुश किया जा रहा है कि भाई ये बाकी काम तो सारे आप किए जा रहे हैं। 17 जनवरी से जजेस लगने हैं, हाई कोर्ट इस्लामाबाद, हाई कोर्ट बलूचिस्तान, हाई कोर्ट, और 6 फरवरी तक 17 जनवरी से 6 फरवरी तक 38 जजेस तमाम हाई कोर्ट्स में लगने हैं। अच्छा, क्या तो ये एक पूरा सिनेरियो तब्दीली की तरफ जा रहा है। तो 26वीं तरमीम और ये जो अभी पॉइंट उठाया गया है ये सारे लिंक कर रहे हैं आपस में। अच्छा साकिब, ये बताएं कि 16 जनवरी को क्या सुप्रीम कोर्ट 26वीं यानी तरमीम को आर्जी तौर पे मुअत्तल भी कर सकती है? अब ये बड़ा अहम सवाल है कि वो क्या करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो फिर कुछ भी कर सकती है। कर तो कुछ भी सकती है, लेकिन अब देखना है कि करेंगे या नहीं करेंगे। अमल दरामद रोका जा सकता है कि जिसमें तमाम मामलात सिर्फ आइनी बेंच ही सुनेगा? तो ये भी एक असल में एक और भी मामला है ना कि वो कहें कि सिर्फ इस जो हमारे सामने केस है, जितना हम इस तरह इसके हद तक देखेंगे कि इसमें जो एक आइनी मामला है या शिक का मामला है उसमें हम तशरीह कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बजाय इसके कि वो अपने उससे इख्तियार से बाहर जाएं जहाँ पे 184 का भी उनके पास इख्तियार अब नहीं है। ठीक। अच्छा कौसर काजमी साहब, पंजाब में तो पंजाब असम्बली ने कोई करारदाद मंजूर नहीं की, लाहौर हाई कोर्ट में कोई आइनी बेंच का वजूद ही नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो आइनी बेंच है ये डिस्पेंसेबल भी है, डिस्पोजेबल भी है। तो क्या मतलब लाहौर हाई कोर्ट में अगर आइनी बेंच है ही नहीं तो इसका मतलब तो यह कि 2 किस्म के निज़ाम चल रहे हैं पाकिस्तान की अदलिया में। तो क्या आप लोगों का कोई इरादा है पंजाब असम्बली में करारदाद के जरिए आइनी बेंच बनाने का? देखें, जो एनी बेंच बन चुके हैं ऑलरेडी, वो लाहौर एनी बेंच को किसी वक्त भी कोई भी केस रेफर कर सकता है। ये नहीं कि 2 पैरेलल निजाम चल रहे हैं। मतीउल्ला जान साहब, निजाम एक ही है। और जब भी इस तरह की कोई केस लाहौर में आता है तो आप देखेंगे कि बेंच बनते देर तो नहीं लगती ना। जो सुप्रीम कोर्ट है आईनी बेंच, वो अपना लाहौर एनी बेंच तरतीब देने में नहीं मिक्स कर रहे हैं। पंजाब असम्बली की करारदाद, पंजाब असम्बली की करारदाद, पंजाब असम्बली करारदाद है तो पंजाब असम्बली में नहीं। कौसर काज़मी साहब मिक्स कर रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट का जो आईनी बेंच है ना वो बिल्कुल अलग थलग है। जो लाहौर हाई कोर्ट का या जो हाई कोर्ट्स के बेंचेस बनने हैं वहाँ पे अलग करारदाद आनी है। मतलब अगर लाहौर हाई कोर्ट का आईनी बेंच बनना है तो फिर पंजाब असम्बली से एक करारदाद आएगी। वो करारदाद अभी तक नहीं आई, तो इट मीन कि लाहौर हाई कोर्ट में आईनी बेंच नहीं है इस वक्त तक। तो इसका मतलब है इस मुल्क में 2 अदालती निज़ाम चल रहे हैं ना, एक आईनी बेंचों का है और दूसरा गैर आईनी तो नहीं कहेंगे, रवायती अदलिया का है। तो कोई आप लाहौर में कोई आईनी मामला नहीं है, कोई आईनी इशू नहीं है पंजाब में? ऐसा कोई पेंडिंग मामला है भी नहीं। आपके सामने है तो जरूर बता दीजिए। फॉर द टाइम बीइंग ऐसा तो कोई मामला लाहौर में भी कोई पेंडिंग नहीं है जो कोर्ट में आपको नजर आए। सही। और ये रिट दरख्वास्तें तो लाहौर हाई कोर्ट में ये आईनी मामलात पे नहीं होती है और कानूनी मामलात नहीं। देखिए, फिर वक्त आपने कहा जी इस पर कोई पेंडिंग है या चलो ठीक है, पेंडिंग मेरे ख्याल में ऐसा कोई पेंडिंग मामला नहीं, सभी डिसाइडेड है। जी फैसल चौधरी साहब, मेरा कैसे देखते हैं? मैंने CPLA फाइल की है अभी सुप्रीम कोर्ट में, और हाई कोर्ट लाहौर में मैंने एक पिटीशन फवाद साहब की तरफ से की थी हमने। तो एक ज़ब्ता फौजदारी की एक सेक्शन। तो कौन सुन रहे हैं
वो उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया, उन्होंने कहा जी आईनी बेंच नहीं है तो हम नहीं सुनेंगे। अच्छा, आईनी बेंच नहीं है तो सुनेंगे नहीं। तो फिर उसके उस पे वो जो है बात ही खत्म हो गई। CPLA 14/2025 अभी उसका नंबर लगा है, तो अभी उसकी फिक्सेशन का भी इशू अब होता है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट में वो लगना है, तो वो जैसे लगा तो मैं फिर ये मामलात होंगे। देखिए तो अब जस्टिस मंसूर अली शाह के ऑर्डर को आप कैसे देखते हैं? ये जो सवाल है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने उठाया कि कस्टम्स एक्ट की कुछ शिकें जो हैं वो बज़ाहिर आइन से मुतसादम हैं, तो इसका फैसला जो है ये आइनी बेंच करेगा या जो रवायती बेंच है? और ये बताते चलूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ जस्टिस आयशा मलिक भी इस बेंच में मौजूद है, जो आइनी बेंच की भी रुकन है। देखिए मतीउल्ला जान, इस वक्त जो 26वीं आईनी तरमीम है उससे तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद वो आईनी बेंच केसेस सुन रहा है और वहाँ पे अपीयरेंस हो रही है। अब ये मैं समझता हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम की जो सबसे बुरी बात उसमें ये है कि उन्होंने सुपीरियर कोर्ट के जजेस के दरमियान ही तासुब कायम कर दिया, यानी अदालतों में एक सेट ऑफ जज जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स यूज़ कर रहा है और दूसरे जो किसी तौर पे भी कमतर नहीं है कॉम्पिटेंस में या इंटेग्रिटी में या करैक्टर में, उनको आपने पसंद नापसंद की बुनियाद पे हुकूमत ने जो जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन की इस तरह से, और हैरान कुन तौर के ऊपर अमीनुद्दीन खान साहब ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने 2 दफ़ा ख़ुद को वोट करके आईनी बेंच का सरबराह मुकर्रर किया है। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात तो डेफिनेटली राइज होगी, बात की जाएगी, और ये जो जजेस के दरमियान अगर तासुब को नहीं एड्रेस होगा किया जाएगा तो फिर मेरे और आपके दरमियान जब सरकार हमारे दरमियान तासुब बरतेगी, अपनी मर्जी के नौकरियां लगाएगी, तो देखिए ना रेट जो है, ठीक है, वो तो बुनियादी शहरी हकूक से मुतालिक मामलात होते हैं। अच्छा, इसमें क्या कोई सस्पेंड भी किया जा सकता है 26वीं आईनी तरमीम को? मेरा नहीं ख्याल, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन में ये 21वीं जब आईनी तरमीम हुई थी, जब APS के बाद रावलपिंडी बार एसोसिएशन का केस है 2015 PLD सुप्रीम कोर्ट, उसमें 2 जजेस ने आईनी शिकें उड़ाई थी, एक काजी फायज़ ने और जवाद ख्वाजा, माइनॉरिटी जजमेंट था वो, उन्होंने सिविलियंस का से मुतालिक जो उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल था उसको जो है कालादम करार दे दिया था। लेकिन जो आइन की जो शिकें हैं मेरी तमाम तर ख्वाहिश के बावजूद मैं नहीं समझता कि चाहे वो मतनाज़ा तरीके से ही क्यों ना मंजूर की गई हों, बगैर मखसूस नशस्तों के हों, बगैर सूबे की नुमाइंदगी के हों, सेनेट ना मुकम्मल हो, फिर भी आप कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के किसी हिस्से को भी मुअत्तल नहीं किया जा सकता। ये बात जो है उस वक़्त भी सामने आई सुप्रीम कोर्ट के, तो सुप्रीम कोर्ट की जज साहब ने मुनासिब नहीं समझा बेंच बनाने का। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तरफ से 2 जजेस ने उसका नोटिस भी दिया था। अब इदारे की कमज़ोरी में या इदारे को कमज़ोर करने में दानिस्ता या गैर दानिस्ता कोशिश, मैं तो गैर दानिस्ता ही समझूंगा, दानिस्ता कोशिश तो कोई भी नहीं करता अपने इदारे को कमज़ोर करने की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो या हाई कोर्ट्स हो, वो गैर कर ली गई हैं, उनको नगी कर लिया गया है। अच्छा फैसल, कंट्रोल करने की एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है, अगर ये बेंच कहता है कि जो 26वीं आईनी तरमीम है उसकी अगर तशरीह कर दी जाए, उसको स्ट्राइक डाउन ना करें या किसी शिक को कलअदम ना करें, उनकी उसको ऐसे रीड करें या इंटरप्रेट करें कि उसमें बताया जाए कि आईनी बेंच भी सुन सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी सुन सकती है ये आईनी मामलात को, तो इस हद तक क्या सुप्रीम कोर्ट जा सकती है? और क्या फिर इस हुक्म के ऊपर अमल होगा और उस हुक्म पे अमल करने वाला कौन होगा? यही जो जहाँ तक तो करने का सवाल है तो मेरे ख्याल में किया जा सकता है, लेकिन क्या हुक्म पे अमल दरामद होगा? मेरा ख्याल में नहीं होगा। किसने हुक्म पे अमल दरामद करना होगा? सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस ने, चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने। जी ऑब्वियसली वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड तो वही है ना सुप्रीम कोर्ट के, तो सुप्रीम कोर्ट में तो क्लैश की सूरत हाल पर डेफिनेटली बनेगी, क्योंकि आईनी बेंच जो है वो कहेगा कि जी ये हमारी जुरिस्डिक्शन है और हमारे बगैर ये कोई कर नहीं सकता, आइन का वो अपना तशरीह कर सकते हैं, ये अपनी तशरीह कर सकते हैं, और जो फैसले पे अमल दरामद में जो मामलात हैं वो फिर आपके सामने
तमाशा तो लगेगा। साकिब, अटॉर्नी जनरल को नोटिस हुआ है इसमें, अभी क्या पोजीशन है? 27A का नहीं, अटॉर्नी जनरल को नोटिस नहीं है, जो पार्टीज़ हैं उनको ही असिस्टेंस के लिए कहा गया है। जो मुझे चीज़ समझ आ रही है वो ये है कि ये पुश किया जा रहा है। आईनी बेंच भी शायद भूल चुका है कि वो 2 दर्जन से ज़्यादा दरखास्तें थी। जो बात मैंने की थी कि सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, हाई कोर्ट्स में, आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट में भी जज लग रहे हैं। तो जब इतनी तेज़ी से ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, पूरा स्ट्रक्चर तब्दील हो रहा है, तो उससे पहले ये 26वीं तरमीम लगाकर आप इसको देखना चाहिए। ये पुश कर रहे हैं बुनियादी तौर पर, और वो पता नहीं पुश होते हैं या नहीं होते, ये देखने चले। पुश तो कहीं ना कहीं से तो हर कोई होता ही रहता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। पीटीआई के ज़ेरे एताब शेर अफजल मरवत, जिनको शोकाज नोटिस जारी किया गया है, उनसे जब पूछा गया कि शहबाज शरीफ के तरफ से जो ऊ करने का, जो एहतजाज करने का तरीका बताया गया है, ये कैसा है, तो उन्होंने कहा ये गीदड़ वाली आवाज़ है। और आज वज़ीर कानून ने भी कहा कि ये गीदड़ वाली आवाज़ें निकाली गई हैं, ऊ आ की, जो एहतजाज हुआ सेनेट के अंदर। मगर बहरहाल ये सबसे पहले जो आवाज़ निकाली वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ही निकाली थी। मगर यही आवाज़ें अडियाला जेल में भी सुनी गई हैं, और अडियाला जेल में ये आवाज़ें कैसे आई और कहाँ से आई, ये हमें बताएंगे एडवोकेट फैसल चौधरी साहब। सुना है आपने वहाँ जाके खान साहब के साथ मिल के ऊ आ किया है, वो क्या हुआ क्या वैसे? नहीं, वहाँ पे वो खान साहब को कुछ हमारे दोस्त वकील उन्होंने कहा जी वो क्लिप आपको जब पता है चलते रहते हैं, हम तो जरा लाइटर मोड में रहते हैं, हुकूमत की तरह परेशान तो रहते नहीं। अच्छा। तो खान साहब ने कहा ये ऊ की क्या स्टोरी है? अच्छा। तो फिर मैंने उनको कहा कि शहबाज शरीफ ने, जो सितम ज़रीफ़ी ये है कि मुझे ऊ करके दिखाना पड़ा। तो वो खान साहब बड़े, आपको पता है वो जोली आदमी है, वो बड़ा उन्होंने फिर इसका मज़ा लिया और बड़ा उन्होंने हंसे। फिर हमने वहाँ पे बताया कि जी सुबह गवर्नमेंट की हुई निकली थी, फिर सारा दिन वो करते रहे, शाम को भी करते रहे तारड़ साहब और ये। तो अब वो एक मजाक तो बन गया है। अब गिद्दड़ की आवाज़ हो या अपना कुगू कोड़े की हो, तो आवाज़ तो है। अच्छा, खान साहब से आपकी मुलाकात जो हुई है उसमें आपको क्या लग रहा है कि खान साहब मुज़ाकराती अमल से मुतमईन हैं या नहीं? देखिए, ये डिपेंड करता है नेक्स्ट सिटिंग के ऊपर। देखिए मती, हमने 2 मुतालबात जो रखे हैं 9 मई के ऊपर, हमारा बड़ा कैटेगोरिकल, बड़ा फर्म स्टैंड है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और इसमें लोगों को पॉलिटिकली पिक एंड चूज किया गया है और ये प्रेजुडिस केस है और ये टारगेट करने के लिए। खान साहब ने कहा क्या इस कमीशन के हवाले से, क्या बात हुई फिर खान साहब ने? नहीं, खान साहब से यही बात हुई। उन्होंने ये कहा कि ये जो हमारे आईनी मुतालबात हैं और जो रिहाई चाहते हैं, उन्होंने आज फिर दोबारा कहा कि मैं अपने लिए कोई राहत ना मांगी है ना मैं मांगता हूँ, मैंने अदालतों से सुरखरू होना है। और फिर जो कल वहाँ पे हुआ, उन्होंने उसकी भी वजाहत दी कि मैं तो 9 बजे 11:30 बजे हमारा नॉर्मली ये स्टार्ट होता है ट्रायल इसमें अडाला में। तो उन्होंने कहा कि मैं तो 9 बजे जब नाश्ता करा तो उन्होंने कहा कि जज सब आ गए, तो मैंने कहा कि वकील आ गए, मेरे वकील। तो उन्होंने कहा जी वो नहीं आया। उन्होंने कहा जब आते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं आ जाऊँगा। तो बाद में पता चला जज सब चले गए। तो यहाँ पे वकला जो हैं 2 केसेस में उन्होंने फिर बताया आज के, एक जज बशीर साहब थे जो नायब के, उन्होंने, और दूसरा वो हसनात साहब जो हैं, अबुल हसनात नहीं, वो अच्छा। वो तो इधर सुनाया था ना जेल के अंदर, अबुल हसनात साहब ने जी। उनकी एब्सेंस में उन्होंने कहा कि 2 फैसले सुनाए थे और वो मेरे वकला को बाहर खड़ा करके तो वो उन्होंने कर दिया था। तो जज साहब आज सुना लेते, वेट कर लेते, फैसला सुनाना उन्होंने सुनाए। तो खान साहब क्या कह रहे हैं, वो क्या तवक्को कर रहे हैं, उन्हें सजा होगी? नहीं, वो तो रेडी है। वो तो अब मैं आपको बताऊं कि हमने पोस्ट सेंटेंस प्रेस जो ब्रीफिंग थी या नोट्स है, वो 2-2.5 हफ्ते से हमने तैयार है। हमारी तो अपील भी तैयार है, हमने फिल इन द ब्लैंक्स करके वो फाइल करनी है। वी आर सो मेंटली प्रिपेयर्ड बिकॉज देखें ना, एक ट्रैक रिकॉर्ड है, हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा है। अदालतों ने हमारे जो मेन पॉइंट्स हैं, जो हमारे बुनियादी कुछ केसेस जिसमें जमानत मिली, आप नहीं वो जमानत में देखें ना, आप केसेस पे कोई 280 के करीब क्रिमिनल केसेस हैं इमरान खान के ऊपर, और 100-150 केस हुआ है मतलब जो जेल में जाने के बाद बना। ठीक है, अब ये इतना केसेस दुनिया में तो कहीं पे नहीं होता। फिर उसका जो मुआवजा करें 1971 से, अवामी लीग से और मुजीबुर रहमान से,
तो फिर बड़ी तकलीफ भी होती है। चले ठीक है, ये मुआवजा तो होता ही रहेगा। कौसर काज़मी साहब, क्या लग रहा है आपको, आपकी मुज़ाकरात तो अब होने जा ही रहे हैं दोबारा से, तो आपकी तरफ से किसी किस्म का कोई मुतालबा, कोई तवक्को नहीं सामने आई लोगों के कि आप क्या चाह रहे हैं, आपकी पार्टी, आपकी हुकूमत क्या चाह रही है? देखें मतीउल्लाह जान साहब, हम जो शुरू दिन से ये कहा गया था कि जो अदम इस्तेहकाम है सियासी तौर पर मुल्क के अंदर, उसके खात्मे के लिए हम इनके साथ बैठे हैं, क्योंकि ये तो तैयार नहीं थे ना, पहले दिन से तैयार नहीं थे। और अभी भी देखें मुज़ाकरात के दौरान बेख्तियार कहना, अर्दली कहना, इस तरह के अल्फाज तो इनकी संजीदगी को जाहिर करती है। अभी फैसल कह रहे थे ना कि भाई हमने अपील भी तैयार करके रखी हुई है और एक्सपेक्टेड है, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों ना हो एक्सपेक्टेड। जब ओपन एंड शट केस बार बार क्यों कहा जाता है इसको, इसमें तो कोई वो खामी नजर नहीं आती। खान साहब ने एक जो बदउनवानी वाला मामला होता है वो तो सामने जाहिर है ना। अब उसमें वो जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसमें बचत कैसे होगी इनकी भाई? बरतानिया के मोतबर तरीन इदारे की स्टेटमेंट आपके सामने है, चलो बॉटम लाइन फाइल है उसकी, ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान को पैसा भेज रहे हैं, तो वो किस तरीके से आता है, किस चैनल के थ्रू आता है, कहां पे आता है, कौन खुफिया मुलाकात। देखें शहजाद अकबर साहब की मुलाकात नहीं हुई फैसल, वो नहीं यार ऐसा नहीं है शाह जी, प्लीज आप मडी द वाटर ना किया करें। आपने ये बताएं कि आईओ का एविडेंस पढ़ा या भिजवा दूं मैं? आपने पढ़ा ही नहीं होगा आपने, मैं आपको ये अच्छा ये कब हुआ था? नहीं हजूर, मैं आपसे नहीं, मैं कह रहा हूँ, सिर्फ मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूँ कि जनाब मुशीर हैं तो आपने ना आपको लगाने वालों ने कभी पढ़ने की तकलीफ की है? जनाब तो ठीक ठाक पढ़ने वाले लोग हैं, आईओ का स्टेटमेंट पढ़ लें। ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये जो व्हाट्सएप मैसेजेस जो सर्कुलेट हुए हैं वो गलत हैं, वो जिसने किए हैं उसने भी नहीं पढ़े और आप लोगों ने भी नहीं पढ़े। चले वो फैसला, वो अभी वो जज नासिर जावेद राना साहब का फैसला आ जाएगा, प्लीज एक दिन की बात पढ़ लें, आपकी शायद राय बदल जाए। बहरहाल एक दिन की बात है। साकिब बशीर, आपको क्या लग रहा है इस केस में? इसको क्लोजली फॉलो भी करते रहे काफी हद तक, लेकिन अडियाला जेल में आपको तो रोका गया बार बार, इसके बावजूद भी इस केस की एक हिस्ट्री भी है, पहले भी ये केस चलता रहा है। इस केस में आपको क्या लग रहा है कि मामला किस तरफ जा सकता है? वैसे तो मामला पता नहीं किस तरफ जाएगा, लेकिन जो रोकना है ये जाहिर करता है कि क्यों रोका जा रहा है। को वजह है कि मतलब वहाँ पे जाके फुल फ्लेज कवरेज ना की जाए, कवरेज से रोकना जो है वो फिर सवाल उठाता है उस ट्रायल पे। तो जहाँ तक ट्रायल हुआ है उसमें अगर सीक्वेंस देखा जाए, क्योंकि अब बहुत अरसा पहले हम सिर्फ कानून देख के या फाइल देख के या एविडेंस देख के या ट्रायल देख के बात करते थे कि इसका होगा क्या, तो उसमें एक असेसमेंट दी जा सकती थी। लेकिन पिछले अगर 4 ट्रायल देखे जाएं तो उन 4 ट्रायल में जो कुछ देखा है तो उसमें फिर पॉलिटिकली लीगली सारे हालात तनाजुर को देख कर तो यही लगता है सजा होगी। बुशरा बीबी की हद तक जो है ना वो अब सजा उनको किस तरह देंगे ये देखने वाली बात है, क्योंकि उनकी हद तक जो इल्ज़ाम है वो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करती या वो फेडरल कैबिनेट का वो भी उनका मतलब है एडिंग एंड अबेटिंग की हद तक उन पर इल्ज़ाम है। अच्छा, इसमें मलक रियाज बतौर एक शरीक मुल्ज़म या फिर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने मलक रियाज को बैरियर टाउन की ज़मीन दी, वो तमाम मामला तो पस मंजर में चले गए? नहीं, वो सारे खत्म हो चुके, वो तो है ही नहीं है। मतलब इवन इस केस में भी 8 मुल्ज़मान है टोटल, 2 की हद तक सिर्फ ट्रायल हुआ, बाकी सारे इश्तिहारी हैं। ये फरा गोगी, बुशरा और दूसरे मलक रियाज, अली रियाज मलक, इसके अलावा शहजाद अकबर हैं, जुल्फी बुखारी हैं, वो बैरिस्टर मुस्तफ़ा नसीम हैं, 6 लोग हैं, 6 के 6 के इश्तिहारी, 2 की हद तक सिर्फ फैसला है भी। तो बहरहाल जज ने भी ताखीर की एक वजह बताई है, क्विकली वो बता दें। जज ने बताया कि 8:30 से 10:30 बजे तक वो इंतजार करते रहे और इमरान खान साहब को पैगाम भेजा। उन्होंने कहा फैमिली वकील आएंगे तो के फैसला सुनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शॉर्ट एडजर्नमेंट पे हमने डाल दिया 17 जनवरी, लेकिन उन्होंने कहा है कि इन टाइम आपने पहुंचना है। जज ने सब कुछ बताया मसवाए वक्त के कि किस वक्त के लिए उन्होंने ऐलान किया था कि फैसला सुनाया जाएगा। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।